हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने रेस्पिरेशन स्टार्ट किया था। एक बेसिक जनरल इंट्रोडक्शन रेस्पिरेशन के बारे में हमने पढ़ा था कि रेस्पिरेशन क्या होता है, कौन से टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन है और किस एनवायरनमेंट में रेस्पिरेशन जो है किया जाता है। अगर ऑक्सीजन रिच एनवायरनमेंट हुआ तो उसको हम एरोबिक रेस्पिरेशन बोलेंगे, और अगर ऑक्सीजन डेफिशिएंट एनवायरनमेंट हुआ जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो उसको हम एनारोबिक काइंड ऑफ रेस्पिरेशन बोल सकते हैं। अब रेस्पिरेशन कहाँ कहाँ होता है, तो हमने एक्वेटिक रेस्पिरेशन और एरियल रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ा था, जहाँ पे ऑक्सीजन के सोर्स के अकॉर्डिंग हमने इसको डिवाइड किया, क्योंकि पानी के अंदर ऑक्सीजन मौजूद रहता है और जो ऑर्गेनिज्म पानी के अंदर मौजूद होते हैं वो एक्वेटिक काइंड ऑफ रेस्पिरेशन करते हैं, और जो ऑर्गेनिज्म बाहर मौजूद होते हैं, चाहे वो हवा हो चाहे वो धरती हो, ज़मीन हो, वो एरियल काइंड ऑफ रेस्पिरेशन, दैट मीन्स कि जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है उसको यूटिलाइज़ करते हैं और उससे जो है अपनी एनर्जी जनरेट करते हैं और अपना मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो इन रेस्पिरेशन के प्रोसेसेस के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। आज के वीडियो के लेक्चर में हम एक्वेटिक रेस्पिरेशन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। कुछ ऑर्गेनिजम्स का एग्जांपल लेंगे कि उनके अंदर एक्वेटिक रेस्पिरेशन जो है वो किस प्रकार से होता है। अब बेसिक अगर हम बात करें तो कुछ बहुत ज़्यादा मुश्किल टॉपिक नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स टॉपिक नहीं है। एक्वेटिक रेस्पिरेशन आप लोगों ने ऑलरेडी पहले पढ़ रखा है, किस तरह से रेस्पिरेशन होता है, वाटर करंट के साथ किस तरह से जो ऑक्सीजन है वो अंदर की तरफ आता है और उसके बाद जो प्रोटोप्लाज्म है उसके द्वारा एक्सेप्ट कर लिया जाता है विद द मोड ऑफ डिफ्यूज़न। ठीक है, तो इन सब को हम जो है आज डिस्कस करेंगे। सो रेस्पिरेशन की जब हम एक्वेटिक रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे पहला एग्जांपल हम लेते हैं यूग्लिना का। यूग्लिना के बारे में आपको पता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, फ्रेश वाटर में पाया जाता है। ठीक है, तो यूग्लिना के अंदर अगर रेस्पिरेशन की बात करें हम, सो इट इज़ एन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और फ्रेश वाटर, यूनिसेलुलर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म है। यूग्लिना के केस में किसी स्पेशल टाइप का रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो है कोई भी मौजूद नहीं होता, कोई स्पेशल रेस्पिरेटरी ऑर्गन यहाँ पे मौजूद नहीं होता है। तो यहाँ पे रेस्पिरेशन होता किस प्रकार से, तो यहाँ पे बेसिकली जो डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन है पानी में, क्योंकि ऑर्गेनिज्म एक्वेटिक है, पानी के अंदर पाया जा रहा है, तो जो पानी के अंदर डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन है वो शरीर के अंदर एंटर करता है। शरीर के अंदर जो एंटर करता है वो जो जिस ओपनिंग से एंटर करता है उसको हम पेलिकल बोलते हैं या फिर उसको हम प्लाज्मा लेमा बोलते हैं। तो वाटर एंटर किसके थ्रू करता है, वाटर एंटर्स थ्रू पेलिकल या फिर इसको बोलो आप प्लाज्मा लेमा। ठीक है, पेलिकल या फिर प्लाज्मा लेमा, ये जो क्या कहते हैं ओपनिंग है, इसके थ्रू जो है वो क्या कहते हैं जो वाटर है वो शरीर के अंदर एंटर करता है। वाटर के साथ ही साथ ऑक्सीजन उस वाटर में मिक्स है, वो ऑक्सीजन रिच वाटर है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, सिंपल डिफ्यूज़न की मदद से ये जो ऑक्सीजन रिच वाटर है, ये इसका जो ऑक्सीजन है वो डिफ्यूज़ हो जाएगा प्रोटोप्लाज्म के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे पहले पानी एंटर किया, पानी जब एंटर कर गया तो अंदर जाने के बाद डिफ्यूज़न होगा, डिफ्यूज़न ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कहाँ जाएगा, वाटर से प्रोटोप्लाज्म में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, पानी आया शरीर के अंदर पेलिकल के थ्रू, वहाँ पे डिफ्यूज़न हुआ, तो पानी के अंदर जो ऑक्सीजन मौजूद है वो ऑक्सीजन प्रोटोप्लाज्म में, ऑर्गेनिज्म का जो प्रोटोप्लाज्म है उसके अंदर डिफ्यूज़ होके चला गया। ठीक है, अब उसके बाद जो प्रोटोप्लाज्म है वो उस ऑक्सीजन को यूटिलाइज़ करता है और यूटिलाइज़ करके जो एनर्जी है उसको एटीपी के फॉर्म में स्टोर करके रखता है। ठीक है, फॉस्फेट बॉन्ड के फॉर्म में स्टोर करके रखता है, एटीपी के फॉर्म में स्टोर करके रखता है। अब यहाँ पे क्या है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस होता है। तो सिंपल सी बात है कि किसी भी गैस का यहाँ प्रोडक्शन हो रहा है, किसी भी सॉलिड सब्सटेंस मॉलिक्यूल गैस का कोई भी प्रोडक्शन हो रहा है, वो अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा। तो बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी जब बहुत फास्ट होती है वहाँ पे CO2 का प्रोडक्शन होता है। जब CO2 का प्रोडक्शन होगा तब वो CO2 क्या करेगा,
CO2 का जब प्रोडक्शन होगा, अच्छा पानी के अंदर भी कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होगा, वो कार्बन डाइऑक्साइड भी, जो प्रोड्यूस्ड CO2 है वो वाला CO2 भी, तो ये सारी चीज़ें जो है शरीर से डिफ्यूज़न के थ्रू बाहर चली जाएंगी, ठीक है। बहुत सारे यूग्लिना ऐसे जो कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो करते हैं, या फिर जिनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, वो उस कार्बन डाइऑक्साइड को भी यूटिलाइज कर लेते हैं अपने फंक्शन के लिए। ओके, तो ये तो था आपका एक्वेटिक रेस्पिरेशन इन पैरामीशियम, ठीक। तो कुछ यूग्लिना जो है जो कि ऑटोट्रॉफिक हैं, जिनके अंदर फोटोसिंथेसिस होता है, वो CO2 को इमिट नहीं करते हैं, बाहर नहीं फेंकते हैं, वो CO2 को यूटिलाइज भी कर लेते हैं। यूग्लिना के बाद हम निरीज़ में जो एक्वेटिक रेस्पिरेशन है उसके बारे में थोड़ी स्टडी करते हैं। एक्वेटिक रेस्पिरेशन इन निरीज़। सो निरीज़ की अगर हम बात करें, ये आपने आई होप लिख लिया होगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। यूग्लिना में ये चीज़ याद रखना कि कोई स्पेशल स्ट्रक्चर नहीं होता है रेस्पिरेशन के लिए। रेस्पिरेशन के लिए कोई स्पेशल स्ट्रक्चर मौजूद नहीं होता है यूग्लिना में। ओके, अब बात करते हैं हम निरीज़ में। निरीज़ के अंदर रेस्पिरेशन किस प्रकार का होता है? निरीज़ जो है ये मेराइन ऑर्गेनिज्म है, सॉल्ट वाटर में या फिर मेराइन वाटर में जो है ये मौजूद रहता है, ठीक है। मल्टी सेलुलर है, तो इट इज़ ए मल्टी सेलुलर एंड मेराइन ऑर्गेनिज्म। समुद्री पानी में पाया जाता है, खारे पानी में पाया जाता है और मल्टी सेलुलर होता है, ठीक है। बट इसके पास भी कोई स्पेशल रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो है मौजूद नहीं होता। मल्टी सेलुलर है, स्टिल इसके पास कोई स्पेशल रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो है मौजूद नहीं है रेस्पिरेशन करने के लिए। तो इसका जो बॉडी सरफेस है वो काफ़ी थिन होता है। तो थिन बॉडी सरफेस के पीछे बहुत सारे ब्लड वेसल्स मौजूद होते हैं जिसके थ्रू ये गैसियस एक्सचेंज जो है वो करता है। उसके अलावा निरीज़ में आपको पता होगा कि पैरापोडिया मौजूद होता है। निरीज़ के अंदर आप सभी को पता होगा कि यहाँ पे पैरापोडिया मौजूद होता है, वो भी बॉडी को ऑक्सीजन गेन करने में हेल्प कराता है और रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर अपन बात करें तो बॉडी वॉल जो है वो बहुत थिन होता है निरीज़ में। कैसे रेस्पिरेशन होता है इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे थिन बॉडी वॉल मौजूद है। बॉडी वॉल का मतलब बॉडी के सबसे ऊपरी लेयर, ठीक है। तो थिन बॉडी वॉल जो है यहाँ पे निरीज़ के केस में मौजूद होता है और हाईली वेस्कुलर होता है। थिन बॉडी वॉल है, साथ ही साथ ये क्या है, हाईली वेस्कुलर है, मतलब ब्लड वेसल्स जो हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे प्रेजेंट है। तो एक थिन वॉल्ड होता है, हाईली वेस्कुलर होता है। उसके अलावा अगर अपन बात करें जो पैरापोडिया है, पैरापोडिया भी फ्लैट स्ट्रक्चर होता है और उसके अंदर भी बहुत सारे वेसल्स पाए जाते हैं। सो वो भी एक वेस्कुलर स्ट्रक्चर मौजूद होता है स्किन के जस्ट नीचे। उसके बाद अगर अपन बात करें, यहाँ पे पिगमेंट मौजूद होता है, क्योंकि ऑक्सीजन जो आएगा उसको कैरी करने के लिए एक पिगमेंट चाहिए। तो यहाँ पे पिगमेंट मौजूद होता है, एरिथ्रोक्रियोनिन। यहाँ पे पिगमेंट जो है वो मौजूद है, एरिथ्रोक्रियोनिन। एरिथ्रोक्रियोनिन यहाँ पे जो है प्रेजेंट है और ये क्या करता है, ऑक्सीजन को कैरी करता है। ठीक है, जैसे हमारे अंदर हीमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन को कैरी करता है, यहाँ पे एरिथ्रोक्रियोनिन है जो कि ऑक्सीजन को बाइंड होता है ऑक्सीजन से और उसको कैरी करके फ्लो करता है। ठीक है, ब्लड के थ्रू जो है पूरे बॉडी में ये फ्लो करता है। उसके आगे अगर बात करें तो एक्सचेंज जो है गैसेस का ब्लड और वाटर के बीच में होता है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन ब्लड और सराउंडिंग वाटर एंड वाटर, जो पानी मौजूद है उसमें और ब्लड के बीच में जो है गैस का एक्सचेंज होता है, ऑक्सीजन का गैसियस एक्सचेंज होता है। ठीक है, बिकॉज एक्सचेंज जो है वो स्पेसिफिक नहीं होता है। स्पेसिफिक नहीं होने का एक मतलब साफ समझ लो,
एक्सचेंज जो है वो डिपेंड करता है डिफ्यूज़न पे, और डिफ्यूज़न उसी सब्सटेंस का होगा जिसकी कंसंट्रेशन एक तरफ ज़्यादा और एक तरफ कम होगी। अगर कंसंट्रेशन बैलेंस होगी वहाँ पे डिफ्यूज़न का कोई केस ही नहीं बनता। इस कारण से अगर पानी में किसी चीज़ की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और प्रोटोप्लाज्म में कम है तो वो सारी चीज़ें ज़्यादा कंसंट्रेशन वाली कम कंसंट्रेशन वाली जगह पे आ जाएंगी, तब तक जब तक इक्विलिब्रियम नहीं बनता है, एक बैलेंस जो है नहीं बनता है। ठीक है, सो यहाँ पे कैपिलरी नेटवर्क के थ्रू ब्लड पूरे बॉडी में फैला रहता है, तो ब्लड के थ्रू जो पानी आता है, पानी से जो ऑक्सीजन आता है, वो उस ऑक्सीजन को ब्लड कैरी करके उस ऑक्सीजन में, उस ब्लड में मौजूद इरिथ्रोक्रियोनिन जो होता है वो ऑक्सीजन से बाइंड करता है और ऑक्सीजन को लेके जाता है पूरे शरीर में। ठीक है, उसके बाद अगर अपन बात करें, सेम चीज़ यहाँ पे वापस वही हो रही है कि ब्लड को जब लेके जाया जा रहा है उसके साथ साथ ऑक्सीजन जा रहा है, तो ऑक्सीजन जब ट्रांसफ़र किया जाएगा तो CO2 की कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा रहेगी तो वो CO2 को वापस लेके आया जाएगा और वापस लेके आने के साथ उसको शरीर से बाहर आउट कर दिया जाएगा वाटर के अंदर डिफ्यूज़न के थ्रू जो है पैरापोडिया के थ्रू CO2 को बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन लेके जाया जाता है वो ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन में हेल्पफुल होता है। ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज़ करवाने के लिए उस ऑक्सीजन की मदद होती है ताकि उस ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज़ करवा के हम उससे ATP का फॉर्मेशन कर सकें और मेटाबॉलिक प्रोसेस है वो ईज़िली चलती रहे बिना किसी दिक्कत के। ठीक, तो ये तो था आपका एक्वेटिक रेस्पिरेशन निरीस का, एंड निरीस के साथ ही साथ यूग्लिना का, इन दोनों को हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम एक्वेटिक रेस्पिरेशन से आगे बढ़ेंगे, एरियल रेस्पिरेशन के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। ओके, सो आज का वीडियो हम यहाँ ओवर करते हैं। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी और आपने नोट डाउन कर लिया होगा। एक्वेटिक रेस्पिरेशन निरीस जो कि एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, मेराइन ऑर्गेनिज्म है, और एक्वेटिक रेस्पिरेशन यूग्लिना जो कि एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है एंड फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म है। दोनों में डिफरेंट काइंड ऑफ एक्वेटिक रेस्पिरेशन हमने देखा। ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है, नॉर्मली यही होता है कि जो वाटर है वो शरीर के अंदर आता है या फिर वाटर जो है वो स्किन के थ्रू डिफ्यूज़ होता है। वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन है वो स्किन के थ्रू डिफ्यूज़ होता है। स्किन बहुत पतली सी लेयर होती है और उसके अंदर बहुत ज़्यादा वो वेस्कुलराइज्ड होती है, मतलब बहुत ज़्यादा ब्लड वेसल्स मौजूद होते हैं, तो डिफ्यूज़न आसानी से हो जाता है। अदरवाइज़ यूग्लिना के केस में जैसे हमने देखा कि पेलिकल की मदद से पानी अंदर की तरफ आता है और पानी के अंदर जो ऑक्सीजन मौजूद है उस ऑक्सीजन का प्रोटोप्लाज्म से एक्सचेंज होता है और उस एक्सचेंज के बाद उसमें जो भी गैसेस है वो एक्सचेंज होते हैं हायर से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, और उस प्रोटोप्लाज्म में जो गैसेस होंगे वो भी एक्सचेंज हो जाते हैं, और इस तरह से ये जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है ये कंटिन्यूसली चलता रहता है। सो आज का वीडियो हम यहाँ ओवर करते हैं एंड आई होप कि आपने ये सारी चीज़ें नोट डाउन कर ली होंगी, नोट्स बनाए होंगे। आप इसको वापस से एक बार देखिएगा और रिपीट करिएगा। थैंक यू वेरी मच।